बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज पे। तो कैसा लग रहा है आपको? ये जो चैप्टर होने वाला है ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा हमारे जो NCERT बुक है क्लास 6 की, उसका चैप्टर 8 है और इसका नाम क्या है? तो इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम लोग इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले इंडिया का क्लाइमेट जानेंगे कि इंडिया में कौन से तरह के क्लाइमेट है, क्या क्या वेजिटेशन पाया जाता है। वेजिटेशन से मतलब किस तरह के पेड़ है, किस तरह के पौधे यहाँ पर हैं। और वाइल्ड लाइफ मतलब कैसे जानवर हैं, क्या यहाँ पर बर्ड्स हैं। मतलब जैसे आप लोग यहाँ पर इमेज से भी देख रहे होंगे, यहाँ पर कौन कौन सा एनिमल आप लोगों को दिख रहा है, बताओ तो मुझे। जैसे यहाँ पर लायन हो गया, ये जेब्रा हो गया, एलिफेंट हो गया, देख रहे हो ना। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि कैसे वाइल्ड लाइफ है, मतलब क्या वेजिटेशन है और क्या क्लाइमेट है। तो चलिए मूव करते हैं और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और ये आपका लास्ट चैप्टर है तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी, है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर इज़ अ डे टू डे चेंज। वेदर क्या होता है? तो वो एक डे टू डे चेंज का फिनोमिना होता है। जैसे मान लो अभी का आपका वेदर कैसा, आप मुझे देख के बताओ। मतलब बाहर देख रहे हो तो क्या है? वहाँ पर धूप है, बारिश हो रहा है, ठंड का मौसम है, हवा चल रही है, क्या है वहाँ पर? तो सबसे पहले आप बताओगे, जैसे मान लो वेदर कुछ भी हो सकता है। अगर गर्म हुआ मतलब समर का सीज़न हो गया, ठंडा वेदर हो गया तो वहाँ मतलब विंटर सीज़न आ गया, बारिश हो रहा है तो रेनी सीज़न आ गया। तो इस तरह से बहुत सारा वेदर डिफ़र करता है, ठीक है। तो ये एक डे टू डे चेंज रहता है। मान लो अभी बारिश हो रहा है, कुछ देर के बाद धूप निकल जाएगी, तो ये क्या हो गया? वेदर हो गया ना। अगर आपको बोले कि आज का वेदर कैसा है तो क्या बोलोगे? मान लो अभी रेनी वेदर है, फिर इसके बाद अगर सन निकल जाएगा तो फिर आप बोलोगे हॉट वेदर हो गया। तो इस तरह से वेदर होता है जो कि एक डे टू डे चेंज हो जाता है। अब समझते हैं कि इस वेदर के अंदर क्या क्या, मतलब कैसा वेदर है हमारे पास इंडिया में, ठीक है। तो ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर, मतलब इंडिया में बेसिकली 4 वेदर सीज़न दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहला वेदर जो है कोल्ड वेदर सीज़न, यानी वो ठंड का मौसम है। तो ठंड का मौसम यानी कि विंटर। और ये कब से कब तक का रहता है? तो दिसंबर टू फरवरी, मतलब कोल्ड वेदर सीज़न जिसे हम लोग विंटर बोलते हैं यानी ठंड का मौसम, ये दिसंबर टू फरवरी रहता है, ठीक है। आप लोग इसमें क्रिसमस मनाते हो ना ठंड के मौसम में? हाँ, मुझे पता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो हॉट वेदर सीज़न यानी कि समर, मार्च टू मई में रहता है। मतलब जो हॉट वेदर सीज़न रहता है यानी समर सीज़न जो है मार्च से मई का बीच में रहता है। इसमें आप लोगों को स्कूल की छुट्टियां मिलती है, आइसक्रीम खाते हो, बड़े मज़े करते हो, सब हॉलीडे में जाते हो, है ना। तो हॉट वेदर सीज़न जो है ये समर बोलते हैं इसे। और ये कब से कब तक का रहता है? तो मार्च से मई तक में रहता है। फिर उसके बाद आता है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न। मानसून क्या होता है? तो जो बारिश का मौसम आता है उस एरिया को हम लोग मानसून बोलते हैं। तो हम लोग इसको आगे समझेंगे अच्छे से कि मानसून किसे बोला जा रहा है, क्या है ये मानसून। सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है ना, मानसून, वाह। तो ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे आगे। तो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न जो है इसे रेनी सीज़न भी बोला जाता है। और ये कब से कब तक रहता है? तो जून टू सितंबर तक रहता है। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारे पास सीज़न है वो है सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग का मतलब क्या? वापस आना। मतलब जब मानसून वापस आता है तो उस मानसून को हम लोग बोलते हैं सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। और ये ऑटम का मंथ रहता है। और ये कब से कब तक रहता है? तो अक्टूबर टू नवंबर तक रहता है। तो समझ गए विंटर कब से रहेगा? दिसंबर टू फरवरी। फिर समर आएगा मार्च टू मई। फिर मानसून सीज़न आएगा जो कि जून से सितंबर तक रहेगा। फिर आएगा ऑटम का सीज़न जो कि अक्टूबर से नवंबर तक रहेगा, ठीक है। ये सब कुछ बेसिकली मंथ से अगर आप लोग इसे अपने डेली लाइफ में फील करोगे तो भी आप समझ जाओगे कि मतलब विंटर जो है वो कब से कब तक रह रहा है, समर कब से कब तक है, रेनी सीज़न कब से कब तक है। तो इसे इतना बुकिश लैंग्वेज में मत जाओ, आप लोग फील भी कर सकते हो, ठीक है। और अपना जो महसूस होगा आप लोग को उसके हिसाब से भी आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हो कि जो विंटर सीज़न है वो कब से कब तक रहेगा, ठीक है। करके समझेंगे कि जितने भी सीजन्स हैं वो मतलब क्या रोल प्ले कर रहे हैं और इसकी खासियत क्या क्या है। तो सबसे पहला है हमारे पास कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर। मतलब कोल्ड वेदर सीज़न जो है या विंटर है उसके बारे में समझते हैं पहले। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आज क्वाइट लो इन द नॉर्थर्न इंडिया।
यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब विंटर का सीज़न रहता है तो जो सन रेज़ है वो डायरेक्टली नहीं फॉल करता है नॉर्दर्न इंडिया में। जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले जितने भी चैप्टर्स थे उसमें पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कब सन रेज़ डायरेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो थोड़ा मुझे बताना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इस पे डायरेक्ट सन कब पड़ता है, जल्दी से बताओ। जून में पड़ता है या सितंबर में पड़ता है या फिर दिसंबर में पड़ता है, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो देखो जैसे सन जो है यहाँ पर, तो इस बार जब विंटर आ रहा है तो वहाँ पर जो सन का रेज है सदर्न हेमिस्फीयर पे रहेगा डायरेक्ट, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर सन रेज डायरेक्ट नहीं फॉल होता है। तो जब सन का रेज इधर सदर्न हेमिस्फीयर पे है तो यहाँ पर विंटर में जो हम लोगों का मतलब जब धूप निकल नहीं रहा तो गर्मी कहाँ से लगेगा, तो वहाँ पर विंटर रहेगा ना। तो यहाँ पर सन रेज डायरेक्टली नहीं फॉल होता है इस रीजन में। इसी के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा कम हो जाता है। कहाँ का, तो नॉर्दर्न इंडिया का, क्योंकि सदर्न इंडिया पर तो हम लोगों का लाइट पड़ेगा ना, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए नॉर्दर्न इंडिया में जो है वो टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर सीज़न यहाँ पर रहता है, तो इससे हम लोगों कोल्ड वेदर सीज़न बोला जाता है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग हॉट वेदर सीज़न क्या होता है। हॉट वेदर सीज़न को समर सीज़न भी बोला जाता है। तो समर सीज़न में क्या हो रहा है, इन द हॉट वेदर सीज़न sun rays more or less directly fall in the region. Temperature become high. Hot and dry winds called loo blow during the day. मतलब जैसे विंटर सीज़न में जो सन रे है वो डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब समर सीज़न आएगा, जैसे यहाँ पर सन है, ये अर्थ है, तो अब सन अभी विंटर में तो ये सदर्न सीज़न में था ना, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर पे था, तो अब ये ऊपर आएगा ना सन का रेज, तो जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्टली पड़ेगा तो यहाँ पर समर सीज़न रहेगा। और यहाँ जब डायरेक्ट सन रेज पड़ रहा है, धूप है, गर्मी है वहाँ पर, तो टेम्परेचर तो अपने आप ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इसलिए जब टेम्परेचर हाई हो जाता है इसे हम लोग को समर सीज़न बोलते हैं। अब समर में क्या होता है कि लू सुना है आप लोगों ने नाम, आप लोग अपने मम्मी के मुंह से कभी सुनते होंगे कि लू बोल रही है कि बाहर मत जाओ बेटा, लू लग जाएगी तुम्हें। तो ये लू होता क्या है, तो हॉट एंड ड्राई विंड्स, जब गर्मी का सीज़न आता है तो वहाँ पर जब गर्म और जो सूखा हुआ हवा रहता है, जब आप लोग को वो लगेगा तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, मतलब तो उस मतलब जो लू चलता है तो वो हॉट एंड ड्राई विंड्स रहता है, तो वो विंड का लगना आप लोगों को पसंद नहीं आता। और बेसिकली ये समर सीज़न में चलेगा, क्यों, क्योंकि ये हॉट है भाई, समझो, थोड़ा हॉट है तो ये समर में चलेगा ना, ठीक है। तो लू का कॉन्सेप्ट समझ गए, और ये डे में चल रहा है हमारा, ठीक है। अगर कोई पूछेगा लू क्या होता है तो आप बोल देना हॉट एंड ड्राई विंड होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट सीज़न को समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, या जिसे हम लोग रेनी सीज़न भी बोलते हैं उसको। साउथ वेस्ट मानसून, मानसून का मतलब क्या होता है, यानी कि रेन, मतलब जब हम लोगों को बारिश का मौसम इंटर करता है इंडिया में तो उस चीज़ को हम लोग मानसून बोलते हैं। साउथ वेस्ट क्यों बोला जा रहा है, कि जैसे देखो इंडिया का ये साउथ वेस्ट से एंटर करता है। डायरेक्शन तो आप लोग समझ रहे हो ना कि आप डायरेक्शन किसे बोलेंगे। तो जैसे देखो ये नीचे ये वाला एरिया साउथ हो गया और इधर वाला एरिया वेस्ट हो गया, तो इसके मिडिल में यानी कि यहाँ से ये एंटर कर रहा है, तो ये वाला जो एरिया आएगा तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है ना, तो इसलिए इसको साउथ वेस्ट बोल रहे हैं। तो ये इंटर कहाँ से हो रहा है, तो साउथ और वेस्ट रीजन से हो रहा है इंडिया का। जैसे समझते हैं कि ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, ठीक है, यहाँ वेस्ट हो गया, यहाँ साउथ हो गया, तो और ये अरेबियन सी है हमारा, ठीक। तो फिर जो मानसून रहता है वो यहाँ से आके इंटर करता है इंडिया में, तो इसीलिए हम लोग इसे साउथ वेस्ट बोल रहे हैं। तो इसे रेनी सीज़न भी बोल रहे हैं क्योंकि ये अपने साथ रेन लेके आता है। तो अब समझते हैं ये होता क्या है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न। दिस सीज़न इज़ मार्क्ड बाई द ऑनसेट एंड एडवांस्ड ऑफ मानसून, मतलब ये जो सीज़न रहता है जब मानसून आरंभ होता है, या ये बोलो मानसून का जब शुरुआत होता है इंडिया में, यानी जब रेनी सीज़न का आगमन होता है इंडिया में, तो उस सीज़न को हम लोग बोलते हैं मानसून सीज़न जो है साउथ वेस्ट का, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि विंड ब्लोज फ्रॉम अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। यहाँ पर जो विंड्स आता है वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से आता है। जैसे ये हम लोगों का सदर्न पार्ट है ना, इधर अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है, तो जो विंड्स आएगा वो इस एरिया से ऐसे ऐसे चल के आएगा ना,
तो फिर यहाँ पर देखो, जब ये वाटर बॉडीज़ है ना दोनों, अरेबियन सी भी वाटर बॉडी है और बे ऑफ बंगाल भी वाटर बॉडी है, तो ये दोनों से जब विंड यहाँ से चलेगा तो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करता है। मॉइस्चर मतलब क्या, उस जो मतलब हवा रहता है उस अपने साथ पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो इधर लैंड में आता है तो यहाँ पर हम लोग का इधर क्या है, तो हिमालय है ना, तो हिमालय से जब स्ट्राइक करेगा, या यहाँ पर भी वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से स्ट्राइक करता है, जो कि एक बैरियर सा काम करता है। तो जब वो स्ट्राइक करता है किसी भी बैरियर से, यानी कोई भी माउंटेन से, चाहे वो हिमालय हो चाहे यहाँ का वेस्टर्न घाट हो, तो जब विंड टकराता है तो वो तो अपने साथ मॉइस्चर लिए हुए है, तो उसको टकराने के बाद ये वहाँ पर मतलब बारिश कर देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेनी सीज़न। समझे रेन कैसे आ रहा है हमारे इंडिया में? फिर से एक बार देखते हैं। जैसे रेन कैसे आ रहा है, तो जब जो विंड है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से वाटर लेकर आ रहा है, तो वो जो विंड ब्लो कर रहा है तो वो अपने साथ वाटर लिए हुए है। तो जब भी वो कोई बैरियर पे स्ट्राइक करेगा, मान लो कोई भी माउंटेन है, चाहे वो वेस्टर्न घाट हो चाहे वो हिमालयाज़ हो, उस पर अगर स्ट्राइक करता है तो वो रेनफॉल ऑकर हो जाता है उस एरिया में। जैसे आप लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हो इसे। मान लो आप लोग एक गैस पर कुछ कटोरा वटोरा रख दिए हो, उसमें पानी रखे हो, ठीक है। जब पानी बॉईल हो जा रहा है तो उसके ऊपर हाथ रखना अपना, पूरा अच्छा से मत रख देना कि जल जाओ एकदम, मतलब हाथ बस ऐसे रखना, और फिर देखना कि जो भी भाप वहाँ से आ रहा है। जैसा हम लोग यहाँ साउथ वेस्ट मानसून सीज़न देख रहे हैं, तो यहाँ विंड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, तो अरेबियन सी से विंड मूव कर रहा है और इधर बे ऑफ बंगाल से मूव कर रहा है। तो ये वाला जो एरिया हुआ, ये वाटर बॉडीज़ है ना दोनों, तो यहाँ से जो विंड है वो ब्लो करते हुए मॉइस्चर लेके यहाँ पर इंडिया के लैंड पर टकरा रहा है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है ये वाला एरिया, यहाँ पर माउंटेन्स है, तो फिर ये एक बैरियर का काम कर, तो जो यहाँ पर ये माउंटेन वाला रेंज है, तो ये एक बैरियर की तरह काम हो रहा है। तो जब विंड यहाँ पर से मूव कर रहा है और यहाँ पर माउंटेन से टकरा रहा है, तो फिर यहाँ पर से रेन होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये बैरियर है, इसके ऊपर विंड चढ़ ही नहीं पाता है, तो जितना भी उसका मॉइस्चर रहता है सब यहाँ पर प्रेसिपिटेट कर देता है। इसी कारण जो है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इंडिया में रेन होता है, हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि विंड का डायरेक्शन कहाँ से हो रहा है, तो वाटर से ये लैंड की तरफ जा रहा है। इसी कारण जब वो वाटर से लैंड पे जा रहा है तो मॉइस्चर साथ लेके जाएगा। अब मॉइस्चर है जब विंड में, तो वो वहाँ पर जाएगा, जब लैंड से और माउंटेन से टकराएगा तो वहाँ पर रेनफॉल कर देता है। तो हम लोग ये समझ गए साउथ विंड मानसून का मतलब साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया समझ गए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं रिट्रीटिंग मानसून। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और द ऑटम। अभी हम लोगों ने समझा कि जो मानसून है वो इंडिया में कहाँ से आ रहा है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, और जब वो मानसून आ रहा है तो वो अपने साथ रेन लेके आ रहा है ना, तो रेन हो रहा है। अब जब बताओ आपके घर में कोई पड़ोसी आया, मेहमान आया, तो जब वो आएगा तो वो वापस भी तो जाएगा, ये तो नहीं होगा कि वो आपके घर में ही बैठ जाएगा। तो समझो जैसे मानसून भी आया तो अब उसे वापस भी तो जाना पड़ेगा। तो जब ये वापस जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, यानी जब मानसून आया अब वो वापस जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे रिट्रीटिंग मानसून, या इसे ऑटम सीज़न भी हम लोग बोलते हैं। आप समझो ऑटम सीज़न का क्या होता है, जब मतलब जो रेनी सीज़न होता है वो अभी जस्ट ख़त्म ही हुआ है और विंटर्स अच्छे से आए नहीं हैं। तो दिवाली के टाइम का जो होता है ना, जब नवरात्रि करते हैं हम लोग, उस वाला जो एरिया रहता है, मतलब वो जो दिन रहता है वो ऑटम में रहता है। इस टाइम में आप लोग देखोगे नए नए पत्ते आते हैं, ठीक है, तो ये सब नए पत्ते आ रहे हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है मतलब। तो वो जो सीज़न हो गया वो हो गया ऑटम सीज़न का। अब हम लोग समझते हैं कि ये सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून बोल क्या रहा है, मतलब इसमें है क्या। तो इसमें क्या होता है, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। मतलब विंड हम लोग देखा था कि जो मानसून का सीज़न था, यानी जब साउथ वेस्ट मानसून था, जब मानसून एंटर किया था इंडिया में, तो उस टाइम में जो विंड है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में से वापस, मतलब जो जितने भी मॉइस्चर कैरी किए हुए थे वो आके बारिश कर रही थी इंडिया पे। अब विंड क्या करेगी, जब वापस जा रही है तो फिर वो यहाँ से टर्न करके वापस जाएगी ना, तो वो जहाँ से आई थी वहीं वापस जा रही है अपना। तो विंड मूव्स बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल, मतलब मेन लैंड यानी इंडिया जो है वहाँ से अब वो बे ऑफ बंगाल में वापस जा रही है। तो यही जो सीज़न होता है इसे हम लोग रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। सदर्न स्टेट जो रहता है इस टाइम पे, जैसे कि
तमिलनाडु हो गया या आंध्र प्रदेश हो गया, इस टाइम पे ये रेनफॉल यहाँ पर होता है। जैसे आप लोग देखो, ये सदर्न पार्ट है इंडिया का, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर अरेबियन सी है। तो यहाँ से विंड एंटर किया, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हिमालय से। अब हिमालय पे यहाँ पर ये टकराया, तो अब ये वापस जाएगी इस डायरेक्शन से ना। तो जब ये वापस जा रही है ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पर जो हमारा एरिया है ये वाला तमिलनाडु का है, इधर अरुणाचल प्रदेश का एरिया है ना। तो यहाँ से जब स्ट्राइक होगा, तो जब आ रही थी ये, तो यहाँ पर से ये मॉइस्चर कैरी कर रही थी। अब तो ये बारिश कर दी ना मेन लैंड पे, तो अब तो इसके पास मॉइस्चर बचा नहीं। लेकिन जब ये वापस इधर से मुड़ के आ रही है, तो यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल से जितना भी वाटर होगा वापस से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जब ये कोस्टल एरिया पे यहाँ पर टकराएगी, तो यहाँ पर भी बारिश कर देती है। तो मेनली सदर्न एरिया में हम लोग का कौन कौन सा स्टेट आ जाता है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो स्टेट रहता है वो बेसिकली यहाँ पर इस टाइम पे रेनफॉल होता है। अब हम लोग देखते हैं क्लाइमेट क्या होता है। जैसे वेदर समझा था हम लोगों ने, वेदर क्या होता है, तो डे टू डे चेंज जो होता है उसे हम लोग वेदर बोलते हैं। तो क्लाइमेट समझते हैं, क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। बहुत सारा वेदर को आप लोग जब मिला दोगे तो उसे हम लोग क्लाइमेट बोल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर रेट्रीटिंग मानसून को। जब साउथ वेस्ट मानसून हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पर क्या देखा था कि जो विंड का डायरेक्शन रहता है वो वाटर से लैंड की तरफ जाता है। अब ये वापस आएगा, तो ये लैंड से वाटर की तरफ आ रहा है, तो विंड का डायरेक्शन देखो लैंड से वाटर की तरफ आ रहा है ना। तो जब ये लैंड से वाटर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है। तो फिर अब बताओ, लैंड से जब आ रहा है तो यहाँ पर पानी तो है नहीं कि मॉइस्चर होगा। तो जब ये लैंड से गुजर रहा है तो फिर इसके पास कोई मॉइस्चर नहीं रहता, इसलिए रेन नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन जब आप देखो इस एरिया से यहाँ पर गुजर रहा है, तो यहाँ तो बे ऑफ बंगाल हो रहा है ना, तो बे ऑफ बंगाल के कारण यहाँ पर से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब वाटर को एब्जॉर्ब करके वो इस कोस्टल एरिया से गुजरेगा, यानी जो ये तमिलनाडु और अरुणाचल मतलब आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ से गुजरेगा, तो टकराने से यहाँ पर रेनफॉल करता है। इसलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि रेट्रीटिंग मानसून से जो ये कोस्टल एरिया है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर बारिश होता है। यहाँ हम लोग देखते हैं क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय, मतलब किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट रहता है वो किस किस रीज़न से अफेक्ट होता है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से समझते हैं क्या रीज़न है। एल्टीट्यूड से समझते हैं कि एल्टीट्यूड से कोई चीज़ कैसे मतलब क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है। तो जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में समझा था, आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जैसे ये माउंटेन है, तो माउंटेन हो गया यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर कोई एरिया है यहाँ पर है, तो यहाँ का क्लाइमेट बेसिकली कम रहेगा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहुँचते हैं, तो जो माउंटेन पे हो या फिर कोई भी हाई एल्टीट्यूड एरिया हो, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो कोल्ड होते जाता है। मतलब अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे है तो वहाँ पर क्लाइमेट मतलब नॉर्मल रहेगा या मॉडरेट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है तो क्लाइमेट जो है वो ठंडा होते जाता है। तो इसलिए क्लाइमेट एल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एकदम कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं लोकेशन। तो लोकेशन क्या हुआ कि मान लो जैसे ये ग्लोब है हमारा, ठीक है, तो हम लोगों ने जानते हैं इक्वेटर है और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पर सन है। अब सन का रेस तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इस जोन पे तो डायरेक्ट पड़ ही रहा है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट रहेगा वो बेसिकली हॉट हो सकता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो मॉडरेट क्लाइमेट भी हो सकता है। लेकिन जो ये पोल्स वाला एरिया है, पोल वाला एरिया बोले तो यहाँ पर जो एरिया है, फिर इधर पोल का एरिया है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एरिया है। यहाँ पर तो सनलाइट एकदम डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, एकदम स्लैंटली पड़ रहा है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है। तो हो गया ना लोकेशन के वजह से डिफरेंस। तो जो इक्वेटर पे जो कंट्रीज़ है वहाँ पर डायरेक्ट सन रेज पड़ने की वजह से वहाँ का क्लाइमेट हॉट रहता है, और जो पोल का एरिया है वहाँ पर लो क्लाइमेट रहता है या फिर कोल्ड क्लाइमेट रहता है। तो लोकेशन के वजह से भी हो रहा है, तो बोल सकते हैं कि लोकेशन भी अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, करता है, एकदम करता है, लोकेशन भी और एल्टीट्यूड भी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब सी से डिस्टेंस की वजह से क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको समझते हैं। जैसे मानो यहाँ पर ये इंडिया है, ठीक है, पेनिसुलर पार्ट मान लेते हैं, सदर्न पार्ट। तो यहाँ पर एक मतलब सिटी है मुंबई यहाँ पर है, और यहाँ पर मान लेते हैं कोलकाता, और फिर उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं एक दिल्ली, ठीक है। तो देखो मुंबई और कोलकाता ये जो दोनों हमारा है, तो ये कहाँ पर है, तो सी के बगल में है, यानी यहाँ पर देखो अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है।
तो बे ऑफ बंगाल भी एक वाटर बॉडी है और अरेबियन सी भी वाटर बॉडी है। तो मुंबई और कोलकाता दोनों वाटर के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर से देखो, जैसे सनलाइट पड़ रहा है तो लैंड जो है ये जल्दी गर्म हो जाएगा, और जो वाटर है ये थोड़ा देर से गर्म होता है। मतलब वाटर को गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है, जबकि लैंड जो है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो लैंड गर्म हो गया है। अब यहाँ से गर्म हवा चल रहा है। अभी बताया, अभी जैसे यहाँ वाटर को अभी गर्म होने में टाइम लग रहा है, तो अभी यहाँ से ठंडा हवा पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट रहेगा वो मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। लेकिन जो सिटीज़ दूर है एकदम, मतलब कोस्टल एरिया से, जैसे यहाँ दिल्ली हो गया, दिल्ली पे तो एकदम मतलब चारों तरफ से ये एकदम लैंड से कवर है, तो लैंड तो जल्दी गर्म हो रहा है। अब लैंड गर्म हो जा रहा है तो दिल्ली भी बहुत गर्म हो जाएगा। तो डिफरेंस हो गया ना। यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट देख रहे हैं हम लोग, जबकि दिल्ली में जो है वो हॉट क्लाइमेट देख रहे हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी के वजह से भी क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसे भी हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट बोलता है रिलीफ। रिलीफ की वजह से कैसे इफेक्ट हो रहा है, तो जैसे देखो माउंटेन पे तो क्लाइमेट अलग होगा। अभी मैंने बताया आप यहाँ पर हो, ठीक है, और कोई एक इंसान यहाँ पर है एकदम माउंटेन के पीक पे, तो माउंटेन के जो पीक पे है तो वहाँ पर तो क्लाइमेट कोल्ड होगा, और जो एकदम लैंड सरफेस पे है तो वहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट होगा या नॉर्मल होगा। तो डिफरेंस हो जा रहा है रिलीफ स्ट्रक्चर के वजह से। तो यही यहाँ पर रिलीफ में बताने की कोशिश किया गया है यहाँ पर कि क्लाइमेट जो है वो रिलीफ की वजह से भी इफ़ेक्ट हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे 3 चीज़ दिया हुआ है। वेरी हॉट क्लाइमेट हो रहा है बीकानेर और जैसलमेर में। ये दोनों कहाँ पर है, तो राजस्थान का एक सिटीज़ है। तो बीकानेर और जैसलमेर में बहुत गर्म क्लाइमेट है, मतलब बहुत हॉट देखने को मिला है। जबकि द्रास और कारगिल जो है ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये जो है ये बहुत कोल्ड हो जा रहा है। और मॉडरेट क्लाइमेट हम लोग कोलकाता और मुंबई का देख रहे हैं। तो ये सब इसी सारे क्लाइमेट के जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, इसी के वजह से हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं कि एक ही इंडिया का ये सारा सिटीज़ है, लेकिन सबके पास कुछ कुछ अलग अलग फीचर्स है, सबके पास अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। जैसे अब देखते हैं हम लोग, ये बताती हूँ, जैसे कोलकाता और मुंबई का एग्जांपल बताया अभी, क्यों यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। तो ये लोग डिस्टेंस फ्रॉम सी वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो ये सी से डिस्टेंस कम है ना, तो इसीलिए यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। और वेरी कोल्ड, तो द्रास जैसे, तो देखो जो इंडिया का मतलब नॉर्दर्न पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर पड़ रहा है, तो वहाँ पर डायरेक्ट सन रेज नहीं पड़ रहा है। तो द्रास और कारगिल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, तो वहाँ पर डायरेक्ट सन रेज नहीं पड़ने के वजह से यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट ऑब्जर्व हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अप्लाई हुआ, तो लोकेशन वाला अप्लाई हुआ। ऐसे करके बीकानेर और जैसलमेर भी है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि क्लाइमेट जो है सारे प्लेस का अलग अलग होने के कारण, वो बहुत सारे फैक्टर्स लगने के कारण वहाँ का क्लाइमेट भी अफेक्ट हो रहा है। अब हम लोग समझते हैं वेजिटेशन के बारे में। यहाँ नेचुरल वेजिटेशन क्या हुआ। आप लोग एक बात बताओ मुझे, कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर कोई भी एरिया है, जंगल है, तो फिर वहाँ पर पेड़ कैसे उगे? आप गए थे क्या वहाँ लगाने? नहीं ना। तो फिर कभी सोचा है कि वहाँ पर पेड़ अपने आप कैसे उग रहे हैं या उसका क्या नाम होगा? तो देखो, आप लोग अगर गार्डनिंग करते हो तो वहाँ पर तो पेड़ आप लोग लगा लेते हो खुद से, और वहाँ पर पानी वानी भी डालते हो, उसके बहुत अच्छा से टेक केयर करते हो। लेकिन जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, यहाँ पर हम लोगों का जो ग्रासेस रहता है, सर्ब्स रहता है, ट्रीज़ रहता है, ये खुद से ग्रो करते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब ट्रीज़ एंड प्लांट्स जितने भी रहते हैं वो ह्यूमन इंटरफेरेंस के विदाउट भी ग्रो कर जाते हैं, और जो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रो होते हैं वैसे वेजिटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेचुरल वेजिटेशन। समझ में आया? क्या यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा पेड़ पौधा, सर्ब्स, ग्रास, कुछ भी जो मतलब विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस से खुद के दम पे ग्रो हो रहा है, तो वैसे वेजिटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल वेजिटेशन। अब समझते हैं, जब नेचुरल वेजिटेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जैसे फॉरेस्ट में आप लोग क्या जा रहे हो खुद से प्लांट करने? कुछ नहीं, तो वो भी विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रो हो रहा है ना, तो वैसे एरिया हम लोगों का नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आएगा। अब देखते हैं वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर अस। मतलब फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आप बताओ फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है? झूला झूलने के लिए कि आप लोग पेड़ पर झूला लगा लेते हो, खेलते हो, हाँ वो सब हो सकता है आप लोगों का मनोरंजन के लिए। लेकिन ऐसे हम लोगों का जो ट्रीज़ है या फॉरेस्ट है बहुत
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन का सर्वाइवल में। सबसे पहले तो क्या करते हैं, तो ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस सुना है, साइंस में पढ़े हो, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पर। क्या कर रहा है, जो प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर उसके बाद ये बाइंड सॉइल करता है, मतलब इसके जो रूट्स रहते हैं ये सॉइल को पकड़ के रहते हैं, मतलब वहाँ की जितनी भी मिट्टी है उसको पकड़ के रहती है वहाँ, ताकि वहाँ पर रन ऑफ ना हो और सॉइल इरोजन ना हो। फिर उसके बाद ये प्रोवाइड टिम्बर फॉर फर्नीचर, गम, रेजिन, फ्यूल, वुड एट्सेट्रा। ये हम लोगों को बहुत सारे अपने बेसिक नीड्स में भी मतलब हेल्प करते हैं। जैसे अगर मान लो आप लोगों के घर में कितने सारे वुडन थिंग्स होंगे ना, वुडन यूटेंसिल्स होंगे, वुडन पलंग होंगे, बेड्स होंगे, मतलब अगर ऐसे ऐसे डिफरेंट चीज़ को देखो, मतलब वुड का यूज़ तो कहीं ना कहीं होगा ही। सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, आप लोग जो हाथ में पेंसिल पकड़े हुए हो, अच्छा आप तो पेन से लिख रहे होगे ना, ठीक है, फिर भी पेंसिल का एग्जांपल ले लेते हैं। पेंसिल देखो, वो भी वुड का है ना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों को फॉरेस्ट। फिर उसके बाद नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है उसको लिए एक नेचुरल हैबिटेट है। आप तो अपने घर में रह ले रहे हो, अगर कोई चिड़िया आएगा, कबूतर आएगा, या फिर बोलो बाहर के जितने भी अलग जानवर है, जंगली जानवर, वो सब को आप लोग तो नहीं पर यहाँ पर सर्वाइव करवाओगे ना अपने घर में, तो वो सब कहाँ रहते हैं, तो उनके लिए एक ठो मतलब वाइल्ड लाइफ का काम करता है क्या, तो फॉरेस्ट। समझ में लोगों ने देखा कि फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को, तो जैसे उससे ऑक्सीजन मिल रहा है, हनी मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहा है, गम एंड लैक मिल रहा है, और नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए, टिम्बर दे रहा है, यानी जो लकड़ी रहता है वो रबर प्रोड्यूस कर रहा है, सॉइल को बाइंड कर रहा है, मतलब सॉइल इरोजन होने से बचा रहा है। फिर फर्नीचर दे रहा है हम लोगों को, स्पोर्ट्स गुड्स दे रहा है, फ्यूल दे रहा है, फॉडर दे रहा है, शेल्टर दे रहा है एंड मेडिसिन दे रहा है। तो देखो यहाँ पर कितने सारे जो है वो फ़ायदे हो रहे हैं ना ट्रीज़ के। तो फिर हम लोग को फॉरेस्ट काटना ही क्यों है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है ना। तो याद रखेंगे, अगर हम लोगों को एग्ज़ाम में पूछेगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट या वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो हम लोग ये सारे जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स अभी पढ़े तो ये सारे हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं वाइल्ड लाइफ को कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो है वो बहुत डिफरेंट अलग अलग वेराइटीज़ के जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनका होम है। अब जैसे आप लोग तो घर में रह रहे हो, जो भी बाहर अलग से जानवर है, जैसे देखो यहाँ पर ये लेपर्ड है, मंकी है, पैरोट है, तो ये सब जो है ये सब कहाँ रहेंगे, तो इन्हें भी तो रहने के लिए जगह चाहिए। तो ये लोग का होम क्या है, तो फॉरेस्ट आर द होम ऑफ वाइल्ड लाइफ। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज एंड एनिमल्स एंड आर लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। मतलब क्या हुआ कि जितने भी अलग अलग तरह के स्पीसीज़ होते हैं एनिमल के, चाहे वो बर्ड्स हो, रेप्टाइल मतलब क्या, ऐसे मतलब जानवर बोलो जो रेंगते हैं, जैसे हो गया स्नेक। एम्फीबियंस किसे बोलेंगे, तो ऐसे मतलब जानवर लोग जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे जितने भी डिफरेंट तरह के स्पीसीज़ है, चाहे वो रेप्टाइल्स से लेके बर्ड्स हो, बड़े बड़े जानवर हो, या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो, कुछ भी हो, तो सबको फॉरेस्ट जो है वो होम प्रोवाइड करता है। यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे कि डिफरेंट तरह के वाइल्ड लाइफ है। जैसे देखो यहाँ पर जेब्राज हैं, ये यहाँ पर जिराफ्स है, फिर यहाँ पर एलिफेंट है, ये फ्रॉग देखो कैसे देख रहा है, डर लग रहा है ना देख के इसे। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट तरह के हमारे पास वाइल्ड लाइफ है। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है, यानी राष्ट्रीय पशु बोलेंगे तो कौन सा है, तो टाइगर है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। जो एशियाटिक लायंस है उनका घर क्या है, तो गिर फॉरेस्ट। और गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो गुजरात में है। तो ये जो है ये एशियाटिक लायंस का घर है। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। असम में और क्या क्या हम लोगों को मिलता है, तो एलिफेंट मिलता है और वन हॉर्न राइनोसोरस मिलता है। एलिफेंट्स आर फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। एलिफेंट जो होता है वो केरला में और कर्नाटका में दोनों जगह भी पाया जाता है।
मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है जो कंट्री का, वहाँ पर तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ पाया जाएगा, लेकिन बेसिकली जो स्टेट में पाया जाता है वो क्या है, तो केरला और कर्नाटक, यहाँ क्या मिलते हैं, तो एलिफेंट्स मिलते हैं, और असम में भी पाया जाता है। कैमल एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रेस्पेक्टिवली। जो कैमल्स होता है वो इंडियन डेजर्ट यानी जो थार डेजर्ट हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर पाया जाता है, और वाइल्ड एस यानी जंगली गधे जो होते हैं वो रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। रन ऑफ कच्छ कहाँ है, तो गुजरात में है। फिर इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट अलग स्पीसीज़ भी होते हैं, जैसे वाइल्ड गोट हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, बियर हो गया, ये सब हिमालय रीजन में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर इसको छोड़कर अलग अलग जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे मंकी हो गया, वुल्फ हो गया, जैकल हो गया, नील गाय हो गया, चीता हो गया, ये सब भी अलग अलग पार्ट्स में मिलता है हमारे कंट्री का। देखो वहाँ हम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा पढ़ा ना, तो यहाँ उसी को छोटा करके लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले जैसे पूछ रहा होम ऑफ एशियाटिक लायन, तो क्या है, तो गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है। अगर पूछा जाए कि वेयर इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है। फिर असम में क्या मिलता है, तो एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनो। देखो ये राइनो है यानी राइनोसोरस, इस देखो वन हॉर्न मतलब इसका एक सींग है, तो वन हॉर्न राइनासोरस मिलता है असम में। फिर इंडियन डेजर्ट में हम लोगों को कैमल देखने को मिल रहा है, और रन ऑफ कच्छ में हम लोग को वाइल्ड एस देखने को मिल रहा है। ये देखो वाइल्ड एस कैसा दिख रहा है आप लोग को, एकदम जंगली लग रहा है, तो ये वाइल्ड एस है जो कि रन ऑफ कच्छ में मिलता है, जो गुजरात में है। इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। जिस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि एनिमल लाइफ बहुत रिच है यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट पे एनिमल्स जो है वो पाया जा रहा है इंडिया में, उसी तरह बर्ड्स का भी नंबर कम नहीं है, बर्ड्स भी इक्वली रिच है यहाँ पर इंडिया में। तो सबसे पहला क्या यहाँ बोल रहा है, द पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। नेशनल एनिमल कौन था, तो टाइगर था, और नेशनल बर्ड कौन है, तो पिकॉक है, ये हम लोग याद रखेंगे। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, पिजियन, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक। मतलब और भी, जैसे पिकॉक तो हो गया नेशनल बर्ड हमारा, इसको छोड़कर जैसे पैरोट, पिजियन हो गया, ये सब भी पाया जाता है इंडिया में। देयर आर सेवरल सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड। मतलब अलग अलग जितना भी बर्ड सेंचुरीज़ है वो भी इंडिया में क्रिएट हुआ है, जो कि बर्ड्स को उसके नेचुरल हैबिटेट देते हैं। तो एनिमल के लिए उसका क्या घर था, तो हम लोगों ने देखा फॉरेस्ट उसका घर था, तो बर्ड्स के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो फिर बर्ड्स के लिए क्या बनाया हुआ है, तो बर्ड सेंचुरीज़ बनाया हुआ है। फिर दिस प्रोवाइड बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर। देखो जैसे हम लोग यहाँ पर बर्ड्स है, एनिमल्स है, तो वो लोग को मार दिया जाता है, उनके स्किन के लिए हो गया या उनके टीथ के लिए हो गया, तो ऐसे बर्ड्स को, एनिमल्स को मार दिया जाता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो उसमें से एक क्या है, तो बर्ड सेंचुरीज़ को बनाया गया है, जहाँ पर उनको हंटिंग से बचाया जाता है जितना भी बर्ड्स है। आप लोग मुझे 5 बर्ड्स बताओ जो आपके एरिया में कॉमनली देखने को आप लोग मिलता है। चलो एक मैं बता देती हूँ, इजी, कौवा, क्रो, ठीक है। अब आप लोग बताओ बाकी 5। इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ बर्ड्स। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इंडिया का जो है वो रिच वैरायटी ऑफ बर्ड्स है, मतलब बर्ड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसको बर्ड्स को रहने के लिए क्या दिया हुआ है, तो बर्ड सेंचुरी बनाया हुआ गया है बर्ड्स के लिए। फिर अब बर्ड्स तो हो गया हम लोगों का, अब देखो यहाँ पर बर्ड्स और एनिमल को छोड़ के रेप्टाइल्स भी है, मैंने शुरू में बताया था। तो रेप्टाइल्स में क्या, स्पीसीज़ ऑफ स्नेक, जैसे कोबरा हो गया, क्रैट्स हो गया, ये सब जो है ये स्नेक के स्पीसीज़ है जो यहाँ इंडिया में देखने को मिलता है। अब देखो जैसे हंटिंग गैदरिंग हो रहा है ना, मतलब गैदरिंग नहीं बोलेंगे, हंटिंग बोलेंगे, तो एनिमल को या बर्ड्स को यहाँ पर मार दिया जा रहा है। तो जब बताओ एक ही मतलब बर्ड के पीछे पड़ जाओ या एक ही एनिमल के पीछे पड़ जाओ, जब आप लोग उसको इलीगल तरीके से मारने लगोगे तो वो जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी ना, यानी ख़त्म होने लगेगी धीरे धीरे। तो वही एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़ को बचाने के लिए हम लोग नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हुए हैं, जहाँ पर एनिमल को या बर्ड्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है। गवर्नमेंट
प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब जैसे देखो, जब स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है तो उसको बताने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, सेंचुरी बनाया जा रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट और प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च की हुई है। मतलब टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ऐसे ऐसे करके कुछ स्कीम्स जो होता है वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लाती है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज से बचने के लिए। तो देखो, सिर्फ गवर्नमेंट का तो करने से नहीं ना हो जाएगा, हम लोगों को भी तो कुछ एफर्ट डालना होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रेफ्यूज थिंग्स मेड अप ऑफ एनिमल बॉडी। जैसे एनिमल बॉडी से जो भी थिंग्स बना हुआ है उसको हम लोग मना कर सकते हैं कि हम लोग वो नहीं लेंगे। जैसे क्या मना कर सकते हैं, तो हम लोग हो सकते हैं एनिमल टीथ से बने हुए ऑर्नामेंट्स नहीं लेंगे, ज्वेलरीज नहीं खरीदेंगे, या जो मतलब एनिमल के लेदर बनाया जाता है तो वो एनिमल के खाल से बनाया जाता है तो वो हम लोग रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि वो हम लोग नहीं लेंगे। तो ऐसे करके हम लोग भी अपना कुछ एफर्ट डाल सकते हैं जिससे एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़ को रोका जा सकता है।